मैंने सोचा कि आज समय निकालकर इन बातों को समझें कि एआई क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे क्या होने की संभावना है। और फिर एक 20 साल के इंडियन के तौर पर जो एआई में अपना करियर और बिजनेस बनाना चाहता है या चाहती है, वो ये कैसे कर सकता है? आज मतलब अभी? बिल्कुल। हाय यान, गुड मॉर्निंग। हाय। थैंक यू समय निकालने के लिए। प्लेजर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आज आप जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि आप कहाँ पले बढ़े, आपका बचपन और आज तक की जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए, मैं पेरिस के पास सबर्ब्स में बड़ा हुआ था। मेरे पिता एक इंजीनियर थे और मैंने लगभग सब कुछ उन्हीं से सीखा है। बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा था और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं आगे चलकर एक इंजीनियर ही बनूंगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि साइंटिस्ट कैसे बन गया, पर बाद में मेरा इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ने लगा। बुनियादी डिफरेंस क्या है इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच? इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। अक्सर आपको दोनों का मिला जुला रूप बनना पड़ता है। पर एक साइंटिस्ट दुनिया को समझने की कोशिश करता है, जबकि एक इंजीनियर नई चीजें बनाने पर ध्यान देता है। और अक्सर दुनिया को बेहतर समझने के लिए आपको नई चीजें बनानी ही पड़ती हैं। साइंस की प्रोग्रेस काफी हद तक टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस से जुड़ी है, क्योंकि वही हमें डेटा कलेक्ट करने की ताकत देती है। मिसाल के तौर पर टेलीस्कोप के इन्वेंशन ने हमें प्लैनेट्स की डिस्कवरी में मदद की कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। वैसे ही माइक्रोस्कोप ने हमारे लिए अलग ही दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो असल में टेक्नोलॉजी साइंस के नए दरवाजे खोलती है। जहां तक मेरी बात है, इंटेलिजेंस की मिस्ट्रीज को खोजना और सुलझाना मेरा ऑब्सेशन रहा है। और बतौर इंजीनियर मुझे लगता है इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक इंटेलिजेंट मशीन तैयार करना। इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है कि थियोरेटिकल लेवल पर इंटेलिजेंस आखिर है क्या, और एक प्रैक्टिकल साइड भी है। जाहिर है इंटेलिजेंट मशीन बनाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और पेरिस में आपकी स्कूलिंग किस विषय में थी? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एआई के फंडामेंटल क्वेश्चंस में बढ़ गया। मैंने कभी फॉर्मल पढ़ाई नहीं की कंप्यूटर साइंस की। बिल्कुल। बेशक कंप्यूटर तो हमेशा से इन्वॉल्व ही थे, क्योंकि आप लेट 70s या 1980s में बिना उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते थे। पर मैंने मैथ्स प्रोफेसर्स के साथ एआई से जुड़े कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए और मैं रिसर्च की दुनिया में पूरी तरह खो गया। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है कि नई चीजें इन्वेंट करना और फिर उन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए से समझना। जब कोई आपको एआई का गॉडफादर कहता है तो ये टर्म आपको कैसा लगता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सच कहूं तो ये टर्म मुझे कुछ खास पसंद नहीं। देखिए, मैं न्यू जर्सी में रहता हूं और वहां गॉडफादर का मतलब होता है कि आप मेरा मतलब एक माफिया है। देखा जाए तो विज्ञान एक अकेले इंसान का काम नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत है। आप प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं जब बहुत सारे लोगों के आइडियाज का कोलैबोरेशन होता है। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है कि आपका मेंटल मॉडल वाकई में काम करता है। और तरक्की के इस रास्ते में हमेशा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है, पर दुनिया जिस तरह से चलती है हम बस कुछ गिने चुने लोगों को ही याद रख पाते हैं। मुझे लगता है इसका क्रेडिट और भी बहुत से लोगों को मिलना चाहिए। शायद हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि हम सबको क्रेडिट दे सके। तो आज एक टीचर होना कैसा लगता है यान? जब आप NYU में होते हैं, क्या आपको वहाँ एक सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है?
पिछले कई सालों में स्टूडेंट्स क्लास के एंड में मेरे पास आते हैं और सेल्फीज लेते हैं मेरे अच्छा। साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी के साथ एक ही कमरे में मौजूद हैं तो उस सेशन को इंटरैक्टिव बनाना बेहद जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स घर बैठकर भी वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट्स के साथ सच में एंगेज रह सकूं। क्या आपको लगता है कि एकेडमिक दुनिया में रिसर्च के एरिया में हीरो बनना स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप में हीरो बनने जैसा है, या आपको लगता है कि यह उनसे ज़्यादा मुश्किल है? ओके, एक चीज़ है जिससे मैं खुश हूं कि साइंस में भी हीरोज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे लोग, राइट? वैसे जहां तक मेरा मानना है कि न्यूटन कोई पब्लिक फिगर लेकिन नहीं आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन तो निश्चित रूप से ही एक सेलिब्रिटी ही थे। कुछ हद तक और भी वैज्ञानिक माइनर सेलिब्रिटीज रहे हैं। तो कुछ प्रसिद्धि तो आपके साइंटिफिक काम से आती है, पर सच तो ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विज्ञान में महान योगदान दिए पर वे पूरी तरह गुमनाम रह गए, जो मुझे थोड़ा दुखद भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में मशहूर हुए वे सिर्फ अपने काम की वजह से नहीं बल्कि अपने पब्लिक स्टैंस की वजह से भी जाने गए। एक चीज जो शायद मुझे बाकी वैज्ञानिकों से अलग करती है वो ये है कि मैं सोशल नेटवर्क्स पर काफी एक्टिव हूँ, पब्लिक टॉक्स देता हूँ और मेरा अपना भी एक स्ट्रांग ओपिनियन रहता है, सिर्फ टेक्निकल मुद्दों पर ही नहीं बल्कि पॉलिसी इश्यूज पर भी। मुझे लगता है कि इस वजह से मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ या घट जाती है। हाँ, सही यहाँ कहा। तक कि कुछ सर्कल्स में तो मैं एक कंप्लीट इडियट की तरह देखा जाता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने में आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। अगर आपको अपने नजरिए से दुनिया की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स बतानी हो तो वो क्या होंगी? देखिए, एक साइंटिस्ट के तौर पर तो आप हमेशा दुनिया के कॉजल मॉडल्स यानी कारण और प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं। हम जो भी इफेक्ट्स देख रहे हैं उनके पीछे का असल कारण क्या है। मेरे हिसाब से हमारे सामने खड़ी लगभग हर समस्या की जड़ ज्ञान की कमी या ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी है। हम गलतियां कर रहे हैं और ये गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अभी इतने स्मार्ट नहीं हैं कि समस्या को पूरी तरह भांप सके, उसके सटीक सॉल्यूशंस निकाल सके या उन समाधानों तक पहुंचने के लिए खुद को बेहतर ढंग से संगठित कर सके। जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ पॉलिटिकल इश्यूज और सरकार के कामकाज जैसे सवाल भी जुड़े हैं, पर साथ ही इसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी मुमकिन हैं। और काश हम और स्मार्ट होते कि उन समाधानों को और भी तेजी से ढूंढ पाते। तो आपका कहना है कि असली समस्या ये है कि इंसानों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हम गलतियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम थोड़े और स्मार्ट होते, अगर हमारे पास बेहतर मेंटल मॉडल होता कि दुनिया कैसे काम करती है, और यही एआई का भी केंद्र सवाल है, तो मुझे लगता है कि हम अपनी समस्याओं को और अच्छे से सुलझा पाते और हमारे फैसले ज्यादा तर्कसंगत होते। और जो सबसे बड़ा इशू मैं आज दुनिया में देखता हूं वो है कि लोग फैक्ट्स ढूंढने या खुद को शिक्षित करने में दिलचस्पी नहीं रखते, या शायद दिलचस्पी तो है पर उनके पास उसके साधन नहीं है और उनके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी नहीं है। तो सबसे बेहतर चीज जो हम कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से मैं प्रोफेसर बना, ताकि लोगों को और भी स्मार्ट बनाने का ट्राई करूं, और एआई पर काम करने की भी यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को एम्पलीफाई करेगा, यानी मानवता की ओवरऑल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे पास मौजूद बहुत सारी समस्याओं का हल करने की यही असली कुंजी है। तो इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि एआई या टेक्नोलॉजी के मामले में मेरी जानकारी बहुत सीमित है। पिछले कुछ समय में मैंने सीखने की काफ़ी कोशिश की है और
मुझ में जिज्ञासा भी बहुत है, पर मुझे अभी उतना नहीं आता। आज हमें देखने वाले लोगों में से बहुत से लोग उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मोस्टली इंडिया में बेस्ड है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने एआई के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है और उनके कई गैस भी हैं, साथ ही इसके फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में भी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस बातचीत का इस्तेमाल हम ये समझने के लिए करें, पहले आखिर एआई क्या है और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और भविष्य की राह क्या हो सकती है। हम शुरू करते हैं कि एआई क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसलिए मैं इसे 3 हिस्सों में समझाता हूं। सबसे पहले तो ये कि आखिर एआई और इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, एआई की पूरी हिस्ट्री में ये जो एआई क्या है वाली उलझन है, मुझे अंधे और हाथी वाली कहानी की याद दिलाती है। असल में इंटेलिजेंस के कई अलग अलग हिस्से होते हैं, पर एआई की शुरुआत में लोगों ने उसके एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान दिया था और बाकी चीजों को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। तो 1950 के दशक में एआई को लेकर सबसे पहले जिस चीज पर काम हुआ था वो थी रीजनिंग, यानी हमारी तर्क देने की क्षमता, कि हम लॉजिकली कैसे सोचते हैं और किसी नई मुसीबत का हल कैसे निकालते हैं। उस दौर में लोगों ने यह समझा कि जब हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कंप्यूटर साइंस की वो मशहूर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जहां आपको कई शहरों से होते हुए वो सबसे छोटा रास्ता ढूंढना होता है जो एक पूरा चक्कर या सर्किट पूरा करे। उनका मानना था कि रीजनिंग की हर प्रॉब्लम को हम असल में एक सॉल्यूशन सर्च की तरह देख सकते हैं। यानी आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशन का एक पूरा स्पेस होता है और उसे नापने का एक स्केल जो ये बता दे कि आपको सही जवाब मिला है या नहीं। जैसे रास्ते की लंबाई बताने वाला कोई नंबर, और आपका काम बस सबसे छोटे रास्ते को ढूंढना होता है। मैथ्स की भाषा में हम इसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं एक ऐसे नंबर के जरिए जो ये बताए कि अगर रास्ता छोटा है तो वैल्यू लो होगी और अगर रास्ता लंबा है तो वैल्यू हाई। तो बस आपका काम उस सॉल्यूशन को खोजना है जो इस वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। सॉल्यूशन ढूंढना इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगर आप मुझसे पूछें कि इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं एक सेंटेंस में डिफाइन करने में बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। ये वापस आता है एलिफेंट एनालॉजी पर। क्या आप एलिफेंट एनालॉजी समझा सकते हैं? तो आप वो ब्लाइंड एंड दी एलिफेंट वाली कहानी जानते ही है ना। पहला इंसान हाथी के पेट को छूकर कहता है कि ये तो दीवार है, और फिर पैर को पकड़कर कहता है कि ये कोई पेड़ है, और दूसरा उसकी सूंड को छूता है और कहता है कि ये तो पाइप है। किसी के पास हाथी की पूरी पिक्चर नहीं है कि वो असल में क्या है, क्योंकि हर कोई उसे सिर्फ अलग अलग एंगल से देख रहा है। इंटेलिजेंस का ये पहलू कि ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करना है, वो उस हाथी का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। ये बुद्धि का एक हिस्सा तो है पर पूरी कहानी नहीं। लेकिन 50 के दशक में एआई की एक पूरी ब्रांच बस इसी सोच के इर्द गिर्द घूम रही थी, और 90 के दशक तक वही सोच हावी रही कि एआई का मतलब बस बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हें बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है। अब तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में इन्हें रखा जाए ताकि ये गिरे नहीं। यहां तुम असल में अपने गोल तक पहुंचने के लिए सही स्टेप्स की तलाश कर रहे हो, जिसे प्लानिंग कहते हैं। या फिर मान लो एक रोबोट का हाथ है जिसे कोई चीज उठानी है पर रास्ते में रुकावटें हैं, तो आपको उस हाथ के लिए एक ट्रैजेक्टरी प्लान करनी होगी। ये सब प्लानिंग है और सॉल्यूशन सर्च का ही हिस्सा है। पर एआई के उस दौर में एक बहुत बड़ी कमी थी कि उन्होंने परसेप्शन जैसी चीजों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जैसे कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं, या किसी चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को उसके ब्रेकडाउन से अलग कैसे करते हैं ताकि उसे समझ सकें। उस वक्त की एआई को ये सब नहीं आता था। और आप तो जानते ही हैं कि हम कैसे सोचते हैं। हम हमेशा लॉजिक या सर्च के हिसाब से नहीं चलते, राइट, बल्कि अक्सर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीकों से चलते हैं। शुरुआती दौर में इस चीज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया था, पर एआई की एक और ब्रांच थी जो 50 के दशक में ही शुरू हो गई थी,
और उनका कहना था कि चलो बुद्धि के उन तरीकों को रिप्रोड्यूस करते हैं जो हम जानवरों और इंसानों में देखते हैं। जब इंसानों और जानवरों में दिमाग होता है और उनका दिमाग खुद को ऑर्गेनाइज करना जानता है तो वो खुद सीखता है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद से आ जाती है, बल्कि ये तो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स के आपस में जुड़ने से इमर्ज होती है। तो 40 और 50 के दशक में लोगों ने ये खोजना शुरू किया कि हमारी इंटेलिजेंस और मेमोरी असल में हमारे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस की आपस में मजबूती से आती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के बीच के उन कनेक्शंस को बदलकर ही नई चीजें सीखता है। उस वक्त कुछ लोगों ने इसके थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाए और यहाँ तक कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी तैयार किए जो इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ज्यादातर किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। तो ये पहला व्यू था, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। लेकिन दूसरा है एबिलिटी टू लर्न, ओके, और इससे एआई की वो 2 ब्रांचेस बनी। तो जो ब्रांच एबिलिटी टू लर्न के साथ स्टार्ट हुई उसमें लेट 50s और अर्ली 60s में कुछ सक्सेस मिली, पर लेट 60s में ये खत्म हो गई क्योंकि लर्निंग प्रोसीजर का जो टाइप उन न्यूरल नेटवर्क्स के लिए लोगों ने बनाया था वो बेहद लिमिटेड था। कोई तरीका नहीं था कि आप इससे ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन बना सके। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंजीनियरिंग के कई पार्ट्स में बहुत थे। इंजीनियरिंग का एक फील्ड जिसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। मतलब तो आप कह रहे हो अब इंटेलिजेंस सिस्टम की एबिलिटी को लर्न करना है, जैसा आप कह रहे हैं। मतलब लर्न करना, और सबसे सिंपल सिचुएशन जहां मशीन्स को लर्न करना पड़ता है वो परसेप्शन के लिए इमेज इंटरप्रेट करना और साउंड इंटरप्रेट करना। और कंप्यूटर्स पहले क्या करते थे ये मैं करने के लिए? समझाता हूं आपको। अगर शुरू से बताऊं तो इसे हम क्लासिकल कंप्यूटर साइंस कहते हैं। इसमें आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जो खुद सॉल्यूशन सर्च करता है और उस प्रोग्राम को यह भी पता होता है कि जो सॉल्यूशन उसने चुना है वो सही है या नहीं। 60 के दशक में लोग इसे स्मार्ट प्रोग्रामिंग कहते थे क्योंकि जाहिर है आप एक एक करके हर ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते ना। वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे चेस में आप एक चाल चलते हैं, फिर सामने वाले का जवाब आता है और फिर आप अपनी चाल चलते हैं। चालों के रास्ते इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं बेसिकली, और आखिरकार रास्ते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पहली चाल चलने के लिए आप गेम के आखिर तक नहीं देख सकते। यहाँ आपका बस अपनी सूझबूझ और एक स्मार्ट अंदाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इसलिए ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कौन सी चाल बेहतर रहेगी। इसलिए आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको पूरा ग्राफ या ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज ना खोजना पड़े। इसे समझाने के लिए हम एक ग्राफ दिखा सकते हैं। एक यूजर इनपुट देता है, फिर कुछ रूल्स लागू होते हैं, उसके बाद एआई ट्री सर्च या एक्सपर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जो अगर यह हुआ तो वह, नहीं तो यह वाले नियमों के आधार पर आगे बढ़ता है ताकि रिजल्ट पर पहुंचा जा सके। हाँ, तो कुछ ऐसा जो एंड स्टेट पर। तो पुराने तरीके में सब कुछ पहले से डिफाइंड था, पूरी तरह किसी इंसान ने ही लिखा होता था। और वहां एक अच्छे और बुरे सिस्टम के बीच का फर्क सिर्फ ये था कि वो सिस्टम अपना पूरा वक्त बर्बाद किए बगैर कितनी भी स्मार्टली एक सही रास्ता खोज पाता था। इसी को स्मार्ट सॉल्यूशन कहते हैं। एक और नजरिया वो था जो पूरी तरह लॉजिक पर टिका था। इसमें आपके पास पहले से कुछ नियम और कुछ जानकारियां होती थी। फिर सवाल ये था कि आप उन्हीं जानकारियों के दम पर और कौन सी नई बातें पता लगा सकते हैं। 1980 के दौर में ये तरीका बहुत चलता था। इसी से एक्सपर्ट एआई सिस्टम की शुरुआत हुई और इसका इस्तेमाल करके बेटर सॉल्यूशन ढूंढे गए। लेकिन ठीक इसी के साथ साथ एक और तरीका भी चल रहा था। उसका आइडिया था, चलो ये देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसमें हम थोड़ा बायोलॉजी से सीखते हैं और मशीनों को खुद चीजें सीखने और खुद को ढालने देते हैं। यही आइडिया था। कैसे होगा? तो ये पूरा आइडिया उसी बात पर टिका है जो कि वैज्ञानिकों ने पता लगाई थी कि हमारा दिमाग तब सीखता है जब उसके न्यूरॉन्स के बीच का जुड़ाव बदलता है। और लोगों ने सोचा कि क्या मशीनों में भी लर्निंग के तरीके को
इसी सॉल्यूशन के साथ दोबारा बनाया जा सकता है। और इस बात को समझाने के लिए 1940 के दशक में कुछ वैज्ञानिक जैसे मैक्यूलॉक और पिट्स ने ये बात रखी थी कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स असल में जानकारी को प्रोसेस करने वाली बहुत ही छोटे और सिंपल हिस्से हैं। फिर 50 और 60 के दशक की शुरुआत में लोगों ने इन सेल्स के बीच के जुड़ाव को बदलने का एक बहुत ही आसान तरीका निकाला ताकि मशीनें कोई काम सीख सकें। इस तरह की पहली मशीन को परसेप्ट्रॉन नाम दिया गया, जो 1957 में सामने आई थी। ये बहुत ही मामूली चीज है और इसे समझना भी काफी आसान है। मान लो आप सिस्टम को साधारण आकार जैसे कि सी और डी को पहचानने के लिए ट्रेन कर रहे हो। कंप्यूटर के लिए इमेज क्या है? ये बस नंबर का एक समूह है। आज हम डिजिटल कैमरा और पिक्सल से वाकिफ हैं, तो उसे समझना आसान है। मान लेते हैं एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है। अगर पिक्सल काला है तो उसकी वैल्यू 0 है और अगर सफेद है तो 1। अगर आप इसे 1950 की टेक्नोलॉजी से बनाते तो आप फोटो सेल्स का एक अरे लगाते और उनके सामने लेंस रखते। इमेज का रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, शायद 20 बाय 20 पिक्सल्स। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे होने की वजह से सीधे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए गए ताकि फोटो सेंसर से निकलने वाले वोल्टेज ही पिक्सल्स की जानकारी की तरह काम कर सके। फिर इसे ऐसे सिस्टम को ट्रेन करने की कोशिश की गई जो सिंपल शेप्स पहचान सके, जैसे किसी ग्रिड पर बनी सी और डी की शेप में फर्क करना। इसके लिए सिस्टम को सी का एक उदाहरण दिखाया जाता था और फिर उससे एक आउटपुट लिया जाता था। ये आउटपुट भी एक वोल्टेज होता था और इसे इनपुट पिक्सल की वैल्यू का वेटेड सम यानी अलग अलग वजन के साथ जोड़े गए मानों के आधार पर निकाला जाता था। उस बनावटी न्यूरॉन के कनेक्शन है, इसे एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह समझें कि जहां आप एक रेजिस्टर की वैल्यू बदलकर उसे वेट दे रहे हैं। होता यह है कि सारे पिक्सेल्स अपनी वेट वैल्यू के साथ जुड़े होते हैं। अगर वह सम एक तय सीमा या थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो सिस्टम कहता है यह सी है, और अगर वह सीमा से छोटा है तो यह कहता है कि यह डी है। ये किस एरा की बात है? कौन सा ईयर कहा आपने? 1957। तो अब आप इसे ट्रेन कैसे करते हैं? तो ट्रेन का मतलब है चेंज करना उन वेट्स की वैल्यू में। वेट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं और आप करते क्या हो? आप सी दिखाते हो और सिस्टम वेटेड सम कंप्यूट करता है। ठीक है, तो सी के लिए आप चाहते हो वेटेड सम बड़ा हो तो 0 से बड़ा मान लो, ओके? और मान लो ये 0 से छोटा है तो सिस्टम ने मिस्टेक किया, तो आप बताते हो नहीं ये बड़ा होना चाहिए। आप बटन दबाते हो बेसिकली और आप बताते हो कि मैं आउटपुट बड़ा चाहता हूं, तो सिस्टम सारे वेट्स चेंज करता है जिनका इनपुट 1 आया है तो वो थोड़ा बढ़ा देता है। अगर आप सारे वेट्स बढ़ा दो जिनका इनपुट 1 आया है तो वेटेड सम बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इवेंचुअली वेटेड सम 0 से ऊपर चला जाएगा और फिर सिस्टम इसे सी रिकॉग्नाइज करने लगेगा। और 50s और 60s में हम इसे किस लिए यूज करते थे? तो प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी जो सिर्फ साधारण आकृतियों को पहचानने तक सीमित थी। आप सिस्टम को बार बार सी और डी दिखाते रहते हैं। जब आप सी दिखाते हैं तो आप सिस्टम को निर्देश देते हैं कि वेटेड सम को बढ़ाओ और डी के लिए कहते हैं कि वेटेड सम को घटाओ। इसका मतलब ये है कि जहां पिक्सेल्स की वैल्यू 1 है वहां आप वेट्स को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे सिस्टम वेट्स के ऐसे तालमेल पर सेट हो जाता है जहां सी दिखाने पर आउटपुट थ्रेशोल्ड के ऊपर आता है और डी दिखते ही उससे नीचे। इस तरह वह दोनों के बीच फर्क करना सीख जाता है। तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक एआई, एक्सपर्ट एआई और बायोलॉजी को मिमिक करने वाली अप्रोच, ये सब 50s और 60s में ही मौजूद थे। जी हाँ, इसकी शुरुआत 50s में ही हो गई थी और फिर 2 अलग अलग ब्रांचेस बुनियादी तौर पर एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। तो एआई के शुरुआती दिनों में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे, मार्विन मिन्स्की, जो उस वक्त MIT के प्रोफेसर थे। हाँ, मार्विन मुझे याद है।
मैंने उनके बारे में पढ़ा था, कोई मार्विन क्लाउस या डिबेट या ऐसा कुछ ही था, राइट? असल में उनकी राय बहुत मजबूत हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें लेकर काफी चर्चाएं रहती थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 50s में अपनी पीएचडी की शुरुआत ही न्यूरल नेट्स बनाने की कोशिश से की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा पूरी तरह बदल दिया था और वो दूसरी अप्रोच जो लॉजिक और सर्च पर आधारित थी उसके बहुत बड़े एडवोकेट बन गए थे। 60 के दशक के आखिर में उन्होंने MIT के एक और मैथमेटिशियन सीमोर पैपर्ट के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था परसेप्ट्रॉन्स। उस पूरी किताब का मकसद ही परसेप्ट्रॉन की थ्योरी को समझना और ये दिखाना था कि उसकी क्षमताएं बहुत सीमित हैं। और उस समय जो लोग इस पर काम कर रहे थे उन्होंने इसे स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्निशन कहा, जो सुनने में ज्यादा गंभीर लगता है। और सच तो ये है कि उन चीजों की रियल वर्ल्ड में बहुत बड़े एप्लीकेशन। मेरी दुनिया में तो हमेशा से यही रहा है। मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। हेज फंड्स और फंड मैनेजर्स हमेशा से कोशिश करते हुए आए हैं कि बहुत सारा डेटा एक न्यूरल नेटवर्क में डाला जाए ताकि वो पैटर्न्स पहचान सके। बिल्कुल। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी 50 के दशक से चली आ रही एवोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, मतलब जो प्रोसेस मैंने बताया कि मनचाहा आउटपुट पाने के लिए कोएफिशिएंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करना, आप इसे लीनियर रिग्रेशन की तरह इटरेटिव प्रोसेस समझ सकते हैं। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो आप इस बात को जानते होंगे। लेकिन यान, मैंने जो समझा है वो ये है कि आज भी ऐसा करना बहुत आसान है कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसे थोड़ा सजाकर ऐसा दिखा दिया जाए कि सब इजीली समझ आए। लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी अक्सर इतनी रैंडम होती है कि मुझे नहीं पता कि उसके आधार पर कोई भरोसेमंद मॉडल बनाया भी जा सकता है। सही कहा। ये एक बहुत बड़े मुद्दे को हल करता है। जब आप इस तरह किसी सिस्टम को ट्रेन करते हैं तो उसका बुनियादी सिद्धांत, जिसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, वह ये है कि आप सिस्टम को एक इनपुट देते हैं और वो एक आउटपुट निकालता है। और अगर वो आउटपुट वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं तो आप उसके कोएफिशिएंट्स को थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि अगली बार नतीजा आपकी उम्मीद के करीब आए। और अगर आप इस प्रक्रिया को हजारों, लाखों या अरबों उदाहरणों के साथ दोहराते हैं तो अंत में सिस्टम, बशर्ते कि वह पर्याप्त शक्तिशाली होना चाहिए, खुद ही सब समझ जाता है। अब पुराने परसेप्ट्रॉन के साथ समस्या ये थी कि वे जिस तरह के काम कर सकता था वह बहुत ही सीमित थे। उस वक्त ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आप कोई प्राकृतिक तस्वीर लें या कोई साधारण सी फोटो लें और सिस्टम को यह सिखा सकें कि इसमें कुत्ता है, बिल्ली है या कोई टेबल है। तो वो इतनी जटिल बारीकियों को नहीं पकड़ पाता था। यही न्यूरल नेट्स और डीप लर्निंग ने चेंज किया 1980 में। और न्यूरल नेट्स पर जाने से पहले अगर मैं पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करूं तो क्या इसे ऐसे समझना सही होगा? सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके नीचे मशीन लर्निंग आता है और न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है। हाँ, तो अगर हम इसे फील्ड्स और सब फील्ड्स के हिसाब से देखें तो एआई एक समाधान से ज्यादा एक समस्या है। ये असल में रिसर्च और खोज का क्षेत्र है और इसे सुलझाने के लिए अलग अलग तकनीकें लगती हैं। एक चीज है जिसे मजाक में हम गुड ओल्ड फैशन एआई कहते हैं। इसमें तर्क, सर्च और ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये वही पुराना तरीका है जो आपको एआई की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा। फिर आता है मशीन लर्निंग। इसका आइडिया ये है कि आप मशीन को पूरी तरह प्रोग्राम नहीं कर सकते, बस उसको ट्रेन कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक सब कैटेगरी है डीप लर्निंग। ये वो चीज है जिसकी वजह से पिछले 10-12 सालों में एआई इतना ज्यादा चर्चा में है। सच कहूं तो न्यूरल नेटवर्क्स ही डीप लर्निंग का पुराना नाम है और आप चाहें तो कह सकते हैं कि डीप लर्निंग बस उस आइडिया का नया नाम है। और फिर आप जानते हैं एप्लीकेशन एरियाज हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिस्टम अलग अलग तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कई बड़े इस्तेमाल हैं, यानी एप्लीकेशंस जो हमारे सामने हैं, जैसे कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो इन्हें भाषा की बारीकियों को समझने में मदद करता है। यहाँ तक कि स्पीच सिंथेसिस भी इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जैसे टाइम सीरीज प्रिडिक्शन या फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सब भी इसी का हिस्सा है। अगर मैं इसको अच्छे से समझूं तो एआई के नीचे गोफाई है जो ट्रेडिशनल नेचर का है और फिर मशीन लर्निंग है। क्या आप गोफाई को डिफाइन कर सकते हो एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन में? तो गोफाई उसी का वंशज है।
यानी चीजों को सॉल्यूशन सर्च के रूप में देखना, ये पूरा आइडिया इसी पर टिका है कि बुद्धिमत्ता का मतलब है रीजनिंग और रीजनिंग का मतलब है सर्च करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना और ये परखने का तरीका होना कि समाधान मिला या नहीं। तो क्या इसका मतलब रूल बेस्ड सिस्टम से है, जहां इनपुट आउटपुट पूरी तरह उन रूल्स पर निर्भर करता है जो हम सेट करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी रूल बेस्ड सिस्टम कुछ भी जो लॉजिकल इन्फेरेंस का इस्तेमाल करे, नियमों और पुराने तथ्यों से नए नतीजे निकाले या ग्राफ में कोई सबसे छोटा रास्ता खोजे, ये सभी एक गुड ओल्ड फैशन्ड एआई ही है। और मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से अलग टाइप्स होते हैं? देखिए, एक तो जिसे हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन से निकाला जाता है। लीनियर रिग्रेशन जैसी चीजें इसी का हिस्सा है। इसके बाद कुछ और एडवांस तरीके आते हैं, जैसे बूस्टिंग, क्लासिफिकेशन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और कर्नल मेथड्स। मतलब इस तरह के कई मेथड्स हैं जो मशीन लर्निंग का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि वे एक मॉडल को फॉलो करते हैं। आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। उसमें कुछ ऐसे ट्यूनेबल पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप इनपुट आउटपुट का फंक्शन तय करते हैं। फिर आप उसी इटरेटिव एडजस्टमेंट तकनीक से सिस्टम को डेटा के जरिए ट्रेन करते हैं। उदाहरण दिखाओ, अगर जवाब गलत है तो पैरामीटर्स को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि जवाब सही नतीजे के करीब आ जाए, और ऐसा ही होता है। तो क्या मशीन लर्निंग एक तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग है? उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं, ठीक है, जहां आप सिस्टम को साफ साफ बताते हैं कि सही आउटपुट क्या होना चाहिए। लेकिन सीखने के और भी तरीके हैं। तो एक अलग रूप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें आप सिस्टम को सही जवाब नहीं बताते, बल्कि आप ये बताते हैं कि उसका जवाब अच्छा था या बुरा। आप उसे बस एक नंबर देते हैं जो उसका परफॉर्मेंस का स्कोर बताता है कि उसने सही किया या गलत। और फिर क्या होता है, मान लो मैं एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग इंजन हूँ और आप मुझे बताते हो कि मेरा आंसर गुड था या बैड, तो मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ? तो अगर आंसर गुड था तो आप ज्यादा कुछ नहीं करते, और अगर आंसर बैड था तो आपको फिगर आउट करना होता है कि सारे पॉसिबल आंसर्स में से जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं कौन सा बेटर होगा। तो शायद आप दूसरा आंसर ट्राई करते हो और कहते हो ये वाला कैसा है, बेटर है या वर्स। अगर एनवायरनमेंट बताता है कि वो बेटर था तो आप फर्स्ट वाले को थोड़ा डी एम्फसाइज करते हो और उस नए वाले को एम्फसाइज करते हो। तो सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? ओके, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग पिछले 5-6 सालों में बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, और इसमें और चैटबॉट जैसी चीजों और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की सक्सेस में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंडर नहीं आते? नहीं, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसा ही है, पर डिफरेंस ये है कि इसमें क्लियर इनपुट और आउटपुट के बजाय आपके पास बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो इनपुट भी हो सकती हैं और आउटपुट भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप टेक्स्ट का एक पीस लेते हैं और उसे किसी तरह करप्ट करते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स रिमूव करके। अब आपके पास पार्शियली मास्क्ड टेक्स्ट है जहां कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, और आप मशीन को ट्रेन करते हो उन मिसिंग वर्ड्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग ही है, क्योंकि आप सिस्टम को बताते हैं कि इस लोकेशन पर ये करेक्ट वर्ड होना चाहिए। सिस्टम उन सभी वर्ड्स का यूज करता है जो उसे दिख रहे हैं, ताकि वो उन्हें प्रिडिक्ट कर सके जो नहीं दिख रहे। और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सेल्फ सुपरवाइज्ड है क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच कोई फिक्स्ड डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर इनपुट एक इमेज है तो सिस्टम को ट्रेन करने का तरीका ये होगा कि आप इमेज को करप्ट या ट्रांसफॉर्म कर दें और फिर आप सिस्टम को ट्रेन करो ओरिजिनल इमेज को रिकवर करने के लिए। इसमें किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। आपको फिजिकली किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो लाखों इमेजेस देखकर लेबल करे कि ये कैट है या डॉग। अगर देखा जाए तो इसका असल टास्क ब्लैंक्स फिल करके उसके अंदर के इनपुट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझना होता है। माफ कीजिएगा अगर मैं कोई स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बस इसे पिक्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक्स अमाउंट डेटा है, जैसे 10 लाइंस है जो कहती हैं कैट्स ब्लैक हैं, डॉग्स वाइट हैं।
मैं उसका एक पार्ट रिमूव करता हूँ और मॉडल को फिल करने को बोलता हूँ। या आप कह रहे हो कि उस वक्त मैं मॉडल को आंसर भी बताता हूँ कि ये आंसर होना चाहिए। हाँ, आप बताते हो कि ये वो आंसर है जो मैंने रिमूव किया था। क्या तुम रिमूव्ड आंसर तक पहुंच सकते हो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आंसर था? राइट, पर तुम सिर्फ वही यूज कर सकते हो जो तुम्हें दिख रहा है। तो जो इनपुट में आंसर दिखता नहीं है, तुम्हें उसे प्रिडिक्ट करना होता है। पर ट्रेनिंग के दौरान मैं ये बताता हूं कि वो क्या था, ताकि सिस्टम अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सके। तो डिफरेंस एल्गोरिदम में नहीं है। एल्गोरिदम तो सुपरवाइज्ड लर्निंग ही है, पर डिफरेंस डेटा के स्ट्रक्चर और उसके यूज करने के तरीके में है। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो लाखों इमेजेस में बताए कि ये क्या है। आप किसी इमेज को पार्शियली चेंज करो या कलर बदल दो और सिस्टम से कहो कि ओरिजिनल रिकवर करो। यही सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग कही जाती है। और देखा जाए तो ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इनक्रेडिबली सक्सेसफुल रही है। ChatGPT तो चीजें जैसे चैटबॉट्स या LLM इसका एक स्पेशल केस है, जहां आप सिस्टम को नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेन करते हैं, पर आप उसे सिर्फ वही वर्ड्स देखने देते हो जो उससे पहले आते हैं। और इसके लिए न्यूरल नेट को एक पर्टिकुलर वे में बनाना पड़ता है ताकि कनेक्शंस सिर्फ प्रीवियस वर्ड्स को ही देख सके। यहां आपको इनपुट करप्ट करने की जरूरत नहीं, आप बस इनपुट दिखाते हैं और सिस्टम अपने स्ट्रक्चर की वजह से कंटेंट से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना सीख जाता है। ये सब एक तरह से न्यूरल नेटवर्क्स के एग्जांपल्स हैं। इन सब के बेस में न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। ये सिमुलेटेड न्यूरॉन्स या सिंपल एलिमेंट्स हैं जो एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन कंप्यूट करते हैं, जैसे वेटेड सम। इसमें एडजस्टेबल चीजें वेट्स हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स के केस में जो अभी बहुत पॉपुलर है, वो बेसिकली हर दूसरे इनपुट से कंपेयर करता है और वेट्स प्रोड्यूस करता है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट। ट्रांसफॉर्मर क्या है यान? कई आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे आप न्यूरल नेट बना सकते हैं। एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको एक न्यूरल नेट बनाना है जो इमेजेस को रिकॉग्नाइज करे। इमेज पिक्सेल्स का एक अरे है। आप सिंगल लेयर वाला न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो। मान लीजिए आपको एक कुछ कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करना है, जैसे कैट्स, डॉग्स, टेबल्स और वगैरह वगैरह, या फिर आपको 0 से 9 तक डिजिट्स पहचानने हैं। 0 से 9 में बहुत डिजिट्स होंगे। 16 बाय 16 पिक्सल्स के एरिया में 256 इनपुट होंगे और 10 आउटपुट। ठीक है ना? तो अगर अभी सिंगल लेयर की बात की जाए और मान लीजिए आप वेट्स को ऐसे ट्रेन करते हो कि तो जब 0 दिखाओ तो आउटपुट 0 सबसे एक्टिव हो जाता है और दूसरा कम एक्टिव, और यही बाकी दूसरी कैटेगरीज में भी होता है। ये सिंपल प्रिंटेड डिजिट्स के लिए काम कर सकता है, पर हैंड राइटिंग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो आप क्लासिफिकेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते एक सिंगल सम पर। तो असली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब 1980 में न्यूरॉन्स की लेयर्स को साथ रखा ताकि हर न्यूरॉन वेटेड सम का है और उसे एक थ्रेशोल्ड फंक्शन से पास करता है। अगर सम थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है और आउटपुट 0 शो होता है, और दूसरा थ्रेशोल्ड वो एक्टिव है। और इसे करने के बहुत तरीके हैं। ये नॉन लीनियर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम 2 लेयर्स को स्टैक करते हैं। इसमें मिडिल लेयर बेसिक मोटिव्स डिटेक्ट करती है और दूसरी लेयर उन्हें इंटीग्रेट करके फिगर आउट करती है कि ओके ये सी है क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो वो उधर रुककर सी को डिटेक्ट करता है क्योंकि सी के 2 कॉर्नर्स होते हैं। तो वो भी ये सोचता है कि शायद ये सी होगा क्योंकि इसके 2 एंड्स हैं। सिस्टम ये सब एंड टू एंड खुद ही सीख लेता है। ये एक एल्गोरिदम से काम करता है जिसे बैक प्रोपोगेशन कहते हैं, और
तो बैक प्रोपोगेशन क्या करता है कि जब आप सी की इमेज दिखाते हो और सिस्टम को बताते हो कि आउटपुट न्यूरॉन को एक्टिवेट करो और दूसरे को मत करो, तो वो जानता है कि पैरामीटर्स को कैसे एडजस्ट करना है ताकि आउटपुट और करीब आ सके। वो सिग्नल्स को उल्टा घुमा ले जाता है ताकि ये पता चले कि हर वेट का आउटपुट पर कितना असर है, ताकि हम वेट्स को इस तरह बदलें कि गुड आउटपुट बढ़ जाए और बैड आउटपुट घट जाए। बैक प्रोपोगेशन की एल्गोरिदम ये 1980 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ये पहले भी थी, लेकिन उस समय लोगों को आइडिया नहीं था कि इसे मशीन लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिड 80s में इससे मल्टीलेयर नेटवर्क का दौर शुरू हुआ। इसे 10-15 साल लगे न्यूरल नेटवर्क के आइडिया को एक्सप्लॉइट करने में, और इसने बहुत सारी चीजों के ऊपर से लिमिटेशन हटा दी। लेकिन फिर लोगों को समझ आया कि इन न्यूरल नेट्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत है। ये इंटरनेट के आने से पहले की बात है, तो उस समय इतना डेटा मौजूद ही नहीं था, और साथ ही आपको बहुत ही तेज कंप्यूटर्स चाहिए थे, तो जो उस जमाने में थे ही नहीं। इस वजह से धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी इसमें कम हो गई और इस क्षेत्र में काम काफी धीमा पड़ गया। पर मैंने आखिरी के 80 और 90 के दशक में इस पर काम किया था कि अगर आप इमेजेस रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो न्यूरॉन्स को एक खास तरीके से कनेक्ट करना होगा जो सिस्टम को लोकल मोटिव्स पर अटेंशन देने में मदद करे, ताकि वो मोटिव्स को डिटेक्ट कर पाए, है ना, लोकल मोटिव्स। मैंने इसके लिए बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस से प्रेरणा ली। क्लासिकल काम जो न्यूरोसाइंस में हुआ है 1960 के दशक में, इसका मकसद न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने के तरीके को लेयर्स में इस तरह व्यवस्थित करना है ताकि उनका झुकाव उन खास पैटर्न्स को खोजने की तरफ रहे कि उसे पता हो कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए कौन सी सॉल्यूशन सबसे बेहतर काम करेगा। इसे कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क या कॉन्वनेट्स कहते हैं। तो वापस वहीं आते हैं जहां आप थे। आपने मशीन लर्निंग को ब्रेक डाउन किया। सॉरी, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार पूछे जा रहा हूँ। हाँ, तो मशीन लर्निंग के अंदर आज जो पॉपुलर पाथवे है, मान लो सेल्फ सुपरवाइज्ड, जिसमें चैट जीपीटी और बाकी चीजें हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में असल में क्या हो रहा है? देखिए, अब इसमें उतना रुझान नहीं रहा। करीब 1 दशक पहले रीइंफोर्समेंट लर्निंग को लेकर एक बहुत बड़ा हाइप था, और डीप माइंड जैसी कुछ कंपनियां तो बनी ही इस सोच के साथ थी कि ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही सबसे जरूरी चाबी होगी। अगर आसान भाषा में समझना हो तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? तो आसान भाषा में रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो सिचुएशन है जहां आप सिस्टम को सही जवाब नहीं बताते। अच्छा, आप बस ये फीडबैक देते हैं कि उसका जवाब अच्छा था या बुरा। अब क्योंकि मशीन को सही जवाब पता नहीं होता, वो बहुत सारे गलत जवाब आजमाती है। ये तरीका काफी इनएफिशिएंट है क्योंकि सही नतीजे तक पहुंचने के लिए सिस्टम को करोड़ों बार कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन गेम्स के लिए ये कमाल का काम करता है। अगर आपको सिस्टम को चेस, गो या पोकर सिखाना है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ट है। मशीन खुद की ही कॉपीज के साथ करोड़ों गेम खेल सकती है और हर हार जीत में सीख सकती है। उसे पता चल जाता है कि न्यूरल नेट की कौन सी पॉलिसी या तरीका काम कर गया। वो उसे मजबूत करती है और हारने वाले तरीके को छोड़ देती है। इस तरह सिस्टम सीख जाता है। और आपने जो ट्रांसफॉर्मर का जिक्र किया था वो क्या था? मैं आपको कॉन्वोल्यूशनल नेट के जरिए वही बता रहा था। ये सब असल में न्यूरॉन को एक दूसरे से जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। इसका मकसद सिस्टम को इस तरह ढालना था कि वो कुछ खास तरह से डेटा को बेहतर ढंग से समझ सके। और ये जो कॉन्वोल्यूशनल नेट्स है, ये दुनिया से मिलने वाले डेटा के लिए वाकई में बहुत शानदार काम करते हैं। चाहे वो कोई तस्वीर हो या फिर कोई आवाज, हम न्यूरल नेटवर्क को इस तरह तैयार करते हैं ताकि वे खास तरीके से डेटा पर बेहतर काम कर सकें। असल में होता यह है कि ऐसी चीजों में आसपास की वैल्यूज अक्सर एक जैसी होती है। जैसे अगर आप किसी प्राकृतिक नजारे की फोटो लें, उसके आसपास के पिक्सेल्स को देखें तो बहुत मुमकिन है कि उनका रंग और चमक एक जैसी होगी। सच तो यह है कि फोटो, आवाज या किसी भी नेचुरल सिग्नल का अपना एक खास ढांचा होता है। अगर हम न्यूरल नेट को इस तरह बनाएं कि वह इस स्ट्रक्चर का फायदा उठा सके,
तो वह चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से सीख पाएगा। इसी वजह से 80 के दशक में हमने इस पर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क असल में hamaरे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स की बनावट से प्रेरित है और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि कॉन्वोल्यूशनल नेट में हर न्यूरॉन पूरी तस्वीर को नहीं बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से को देखता है। यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो इमेज के अलग अलग हिस्सों को एक साथ स्कैन करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट गणित से जुड़ता है जिसे हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। तो इसी को हम आर्किटेक्चरल मॉड्यूल का एक कंपोनेंट कहते हैं। कॉन्वोल्यूशन एक जैसी है जिसमें बहुत सारी जबरदस्त प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर आप इसे कोई इनपुट देते हैं तो ये एक खास आउटपुट देगा। अगर आप इनपुट को थोड़ा खिसकाएंगे तो आउटपुट भी उसी हिसाब से खिसक जाएगा, लेकिन बाकी सब वैसा ही रहेगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स पर। तो ट्रांसफॉर्मर एक अलग तरीका है न्यूरॉन्स को अरेंज करने का, कुछ इस तरह से जहां इनपुट को अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिन्हें टोकन्स कहते हैं, जो असल में नंबर्स की एक लिस्ट यानी वेक्टर्स होते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मर की खूबी यह है कि इसे इनपुट के क्रम से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनपुट का क्रम बदल देंगे तो आउटपुट का क्रम भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, वरना वो नहीं बदलेगा। जब आप कहते हैं अदरवाइज अनचेंज्ड, इसका मतलब? मान लीजिए कि आप टोकन्स का एक बंच लेते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्मर से गुजारते हैं। इससे आपको उतने ही आउटपुट टोकन्स मिलते हैं जितने इनपुट टोकन्स थे, लेकिन ये सारे वेक्टर्स अलग होते हैं और इनका एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं होता। अब अगर आप अपने इनपुट सीक्वेंस को दो हिस्सों में बांट दें और पहले और दूसरे हाफ को आपस में फ्लिप कर दें, तो क्या आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप टोकन्स का ऑर्डर बदलेंगे तो पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, पर नतीजे की क्वालिटी नहीं बदलेगी। ओके, तो ये डेटा को एक सेट की तरह देखता है जहां ऑर्डर मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कॉन्वोल्यूशन नेट्स की बात करें तो ये इनपुट को एक ऐसी चीज की तरह देखता है जहां कोई भी ऑब्जेक्ट इनपुट में चाहे किसी भी जगह पर आए, उससे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम आज के एडवांस न्यूरल नेट्स बनाते हैं तो हम इन सब अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कॉन्वोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मर्स को जोड़ देते हैं ताकि सिस्टम को बेस्ट रिजल्ट मिले। कन्वोल्यूशन क्या बोला है? सॉरी यान, मैं चाहता हूँ हर एक टर्म को एकदम आसान कर दे। बिल्कुल, तो कॉन्वोल्यूशन बस वो पुर्जा है जिससे न्यूरल नेट बनता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक न्यूरॉन वो जो एक इनपुट के एक हिस्से को देखता है और दूसरा न्यूरॉन दूसरे हिस्से को देखता है, लेकिन दोनों का काम एक ही पैटर्न या मोटिव को पहचानना होता है। हमने एक ही न्यूरॉन की बहुत सारी कॉपीज पूरे इनपुट पर लगा दी हैं, तो अगर आप तस्वीर को हिलाएंगे भी तो कोई ना कोई कॉपी उस पैटर्न को पकड़ ही लेगी। अगर आप एक इनपुट लें और उसे शिफ्ट कर दें तो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो बस अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ होगा, क्योंकि आपके पास वही न्यूरॉन्स होंगे जो उसी पैटर्न या मोटिव को पहचान रहे होंगे, बस अलग लोकेशंस पर। इसे ही हम इक्विवेरियंस कहते हैं, जहां न्यूरल नेटवर्क ये समझ पाता है कि अगर कोई चीज फोटो के बाएं कोने में है या दाएं कोने में, इसी को शिफ्ट इक्विवेरियंस कहते हैं। गणित की दुनिया में कॉन्वोल्यूशन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और यहाँ ये वही काम कर रहा है। जब आप इन सब बातों में न्यूरॉन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप इसका आधार समझा सकते हैं? आखिर ये है क्या? देखिए, ये टर्म हम यूज तो करते हैं पर ये असल में लैंग्वेज का थोड़ा अब्यूज है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग वाले न्यूरॉन्स जैसे नहीं हैं। ये उसके मुकाबले वैसे ही हैं जैसे परिंदे के पंख के सामने एरोप्लेन। समझ रहे हैं आप? तो कॉन्सेप्ट वही है। एक न्यूरल नेट में न्यूरॉन का काम होता है इनपुट का वेटेड सम कंप्यूट करना और फिर उस सम को एक थ्रेशोल्ड से कंपेयर करना। तो वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाते ही एक्टिवेट हो जाता है और नीचे जाते ही जीरो प्रोड्यूस करता है। यही एक बेसिक न्यूरॉन है। अब उसके कई वेरिएशन आ चुके हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर में मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां आप वेक्टर कंपेयर करते हैं पर बेसिक फंक्शनैलिटी वही रहती है। ये लीनियर ऑपरेशन का एक कॉम्बिनेशन है जहां आपके पास कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और फिर एक नॉन लीनियर फंक्शन आता है जो ये डिटेक्ट करता है कि सिग्नल आगे भेजना है या नहीं। राइट, हमने ऑनलाइन भी देखा और रिसर्च करते वक्त हमें सिंपल टर्म में न्यूरल नेटवर्क लैंग्वेज मॉडल की आसान डेफिनेशन नहीं मिली कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो
लैंग्वेज मॉडल का आइडिया 1940 तक पीछे जाता है। क्लॉड शैनन नाम का एक सज्जन था जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन था और बेल लैब्स में काम करता था, जहां मैं भी था, हालांकि तब तक वो जा चुके थे। उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसे इंफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। उन्हें इस बात में बहुत फैसिनेशन था कि आप डेटा के अंदर छिपा स्ट्रक्चर डिस्कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया जहां आप टेक्स्ट लेते हैं और पूछते हैं कि अगर मैं एक लेटर की सीक्वेंस दूं तो क्या बता सकते हो कि अगला लेटर कौन सा आएगा। तो मान लेते हैं कि कोई इंग्लिश वर्ड है जो कि रोमन नहीं है। तो इसे समझाने के लिए अगर आपके पास लेटर्स की सीरीज है और आखिरी लेटर क्यू है तो बहुत लाइकली है कि अगला लेटर यू ही होगा। क्यू बिना यू के ऑलमोस्ट कभी नहीं आता जब तक कि वो कोई अरेबिक वर्ड ना हो। तो हर लेटर जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए आप प्रोबेबिलिटीज की एक टेबल बना सकते हैं कि नेक्स्ट लेटर ए बी सी क्यू या यू में से कौन सा होगा। जनरेटिव शब्द फिर कहाँ से आता है? हाँ, तो जेनरेटिव इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास ये टेबल है जिसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं तो आप इससे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। आप किसी एक लेटर से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए क्यू, ओके, और फिर प्रोबेबिलिटी टेबल देखते हैं। अगला लेटर सबसे ज्यादा लाइकली यू होगा, उसे पिकअप कर लीजिए। या फिर आप सिर्फ मोस्ट लाइकली लेटर नहीं चुनते बल्कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पिक करते हैं, जैसे सिक्का उछालना हो गया या कंप्यूटर पर रैंडम नंबर्स जनरेट करना, और वो प्रोबेबिलिटी बताएगी कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा जो हमने रियल टेक्स्ट से मेजर किया था, और जिससे सिस्टम लेटर्स जनरेट करता जाएगा। शुरुआत में ये वर्ड्स जैसा नहीं लगेगा, शायद इसे प्रोनाउंस करना भी मुमकिन ना हो, पर अगर आप वन लेटर कॉन्टेक्स्ट की जगह टू लेटर कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करें तो ये थोड़ा रीडेबल होने लग जाता है। फिर भी वर्ड्स नहीं बनते, है ना। अगर थ्री लेटर कॉन्टेक्स्ट लें तो ये और बेहतर हो जाएगा। जैसे जैसे आप कॉन्टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं और नेक्स्ट लेटर की प्रोबेबिलिटी तय करते हैं, वैसे वैसे ये ज्यादा रीडेबल हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि टेबल का साइज बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ एक लेटर देखकर अगले की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको 26 रोज और 26 कॉलम्स की टेबल्स चाहिए, यानी 26 रोज और 26 कॉलम्स, जो बनेगा 26 बाय 26। अब अगर कॉन्टेक्स्ट दो लेटर का है तो रोज 26 स्क्वायर हो जाती हैं, क्योंकि दो लेटर्स के सीक्वेंस में 26 की पावर 2 पॉसिबल है और हर एक के लिए 26 प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो टेबल का साइज 26 क्यूब हो गया। जैसे जैसे आप कैरेक्टर्स ऐड करते हैं, टेबल 26 की पावर n हो जाती है, जहां n सीक्वेंस की लेंथ है। इसे n-ग्राम मॉडल भी कहते हैं। ये कैरेक्टर लेवल पर काम करता है और इसे वर्ड लेवल पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाषा में 1 लाख पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं, है ना। तब आपकी टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट से प्रोबेबिलिटीज फिल करके लैंग्वेज मॉडल ट्रेन तो कर सकते हैं, पर एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बाद ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि कंप्यूट का अमाउंट और मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, और साथ में मेमोरी भी इसे स्टोर करने के लिए। और दूसरा ये कि ये जो और साथ में वो टेबल बहुत ही ज्यादा फैली हुई होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे। जब आप इतने सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बिलियंस ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी ज्यादातर इस्तेमाल ही नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए आप प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट नहीं कर पाते। क्या ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा है? आप इसे सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक हिस्सा समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बस सिंबल्स की सीक्वेंस चाहिए और वो कहां से आ रही है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं कि ह्यूमन टेक्स्ट ही हो, एग्जाम्पल के लिए वीडियो फ्रेम्स की सीक्वेंस भी हो सकती है। बस आपको उसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में बदलना होगा, जो कि एक अपने आप में मुश्किल काम है, पर डेटा कुछ भी हो सकता है। तो 90 के दशक के अंत में कुछ लोगों को ये आइडिया आया कि खासकर योशुआ बेंजियो को, कि आप ये प्रिडिक्शन करने के लिए न्यूरल नेट यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट से टेबल भरने के बजाय एक न्यूरल नेट को ट्रेन किया जाए नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए।
उसे वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट दीजिए और उसे ट्रेन कीजिए नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उन न्यूरल नेट्स के साथ किया जो उस दौर में बड़े माने जाते थे, पर आज के स्टैंडर्ड से बहुत छोटे हैं। एक डिफिकल्टी ये थी कि आप अगला वर्ड एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको तमाम शब्दों पर प्रोबेबिलिटी देनी पड़ती है। एक टिपिकल लैंग्वेज में लगभग 1,00,000 वर्ड्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको 1,00,000 स्कोर आउटपुट करने होंगे जो ये बताए कि पिछली सीक्वेंस को देखते हुए किस वर्ड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये तरीका काम कर सकता है। उस वक्त के कंप्यूटर के साथ भी ये चैलेंजिंग जरूर था, मगर पॉसिबल था। फिर ये आइडिया हाल ही में दोबारा रिवाइव हुआ और पता चला कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल करें और उन्हें लगभग पूरे इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक टेक्स्ट पर ट्रेन करें, आर्किटेक्चर को कुछ ऐसा बनाएं और इस तरीके से ट्रेन करें कि पूरे इंटरनेट पर जितने भी सोर्सेज हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके और वो शैडो को लेकर एक नया शब्द प्रिडिक्ट कर सके। और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को बहुत बड़ा बना दें, जैसे कुछ हजार या यहाँ तक कि 10 लाख वर्ड्स, तो आपको ऐसे सिस्टम मिलते हैं जिनमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज दिखने लगती हैं। वो सवाल के जवाब दे सकते हैं। अगर आप उन्हें बहुत बड़ा बनाते हैं तो उनमें इतने ज्यादा एडजस्टेबल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कई हंड्रेड्स और बिलियंस ऑफ वर्ड्स। ये उन्हें बहुत बड़ी मेमोरी देते हैं और वे उस डेटा के बारे में बहुत सारी नॉलेज स्टोर करने में काबिल हो जाते हैं। अगर वो एक टेक्स्ट है तो वो पजल के सॉल्यूशन निकाल देंगे, आपके सवाल के जवाब देंगे और ऐसी कई चीजें जो इसके जैसे बाकी सिस्टम नहीं कर पाते। हालांकि ये ज्यादातर रिट्रीवल ही है और इसकी रीजनिंग बहुत कम है, जो कि इसकी बहुत बड़ी कमी है। पर फिर भी ये आश्चर्यजनक है कि ये चीजें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। और लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ये सिस्टम लैंग्वेज को बहुत इंप्रेसिव तरीके से बदल सकता है। मतलब इंसान भी कई बार लैंग्वेज हैंडल करने में लिमिटेड हो जाते हैं, पर ये चीजें इसमें वाकई माहिर लगती हैं। वो व्याकरण, भाषा और लिपि को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कैप्चर कर लेती हैं, जो सच में कमाल है। तो अगर मैं इसे एक ट्री की तरह समझूं, मान लीजिए एआई सबसे टॉप पर है, उसके नीचे मशीन लर्निंग। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आज न्यूज़ में छाई हुई है और जिसे लेकर सब बहुत एक्साइटेड हैं। मशीन लर्निंग की अलग अलग ब्रांचेस है, उसके नीचे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, जैसे डीप माइंड वाला रीइंफोर्समेंट लर्निंग या फिर सेल्फ सुपरवाइज्ड जनरेटिव चैट जीपीटी। इसे मैं अभी एक प्लेस होल्डर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। LLM जी, ऑटो रिग्रेसिव LLM, असल में इसे यही कहना चाहिए। ऑटो रिग्रेसिव LLM मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एआई टॉप पर है और मशीन लर्निंग उस एआई प्रॉब्लम को अप्रोच करने का बस एक तरीका है। फिर आता है डीप लर्निंग, जिसे लगभग आज सभी एआई का फाउंडेशन कहा जा सकता है। तो देखा जाए तो ये बेसिकली मल्टीपल लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क है, राइट? इसका आइडिया 1980 और बैक प्रोपोगेशन तक जाता है। आज भी हर चीज का आधार वही है। इसके नीचे आर्किटेक्चर्स की कई फैमिली हैं, जैसे कॉन्वोल्यूशनल नेट, ट्रांसफॉर्मर्स या उनका कॉम्बिनेशन। फिर उसी ट्रांसफॉर्मर के भी कई फ्लेवर्स हैं। कुछ इमेज रिकॉग्निशन या ऑडियो पर अप्लाई होते हैं और कुछ नेचुरल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट तो करते हैं पर जनरेट नहीं करते। और फिर एक भाग आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिन्हें LLM कहते हैं, जो ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स का ढांचा ऐसा होता है कि वे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वे दी गई वर्ड्स की सीक्वेंस के आधार पर नेक्स्ट वर्ड प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेंड है। तो दिए गए टेक्स्ट से आप पहला वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, फिर इनपुट को एक स्टेप शिफ्ट करते हैं। अब वो जनरेटेड वर्ड भी इनपुट का पार्ट बन जाता है और आप कहते हैं अब सेकेंड वर्ड जनरेट करो, फिर शिफ्ट, थर्ड वर्ड, फिर शिफ्ट, फोर्थ वर्ड। इसे ही ऑटो रिग्रेसिव प्रिडिक्शन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसे फाइनेंस और इकोनॉमेट्रिक्स के ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में होता है। और ये टेक्स्ट में तो बेस्ट वर्क करते हैं, पर पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह में नहीं। बिल्कुल। और इसकी वजह यह है कि टेक्स्ट डिस्क्रीट है, यानी विशिष्ट है। इसमें पॉसिबल आउटकम्स की संख्या फाइनाइट यानी सीमित है। तो डिक्शनरी में वर्ड्स की संख्या तो सीमित है। तो अगर आप किसी सिग्नल को सीमित कर सकें तो आप ऑटो रिग्रेसिव प्रिडिक्शन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मेन इशू ये है कि आप कभी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिस्टम को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करनी पड़ती है, या कम से कम कुछ पोटेंशियल आउटपुट्स के लिए स्कोर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। आप प्रोबेबिलिटीज की एक लिस्ट तब ही दे सकते हैं जब पॉसिबिलिटीज सीमित हो, यानी फाइनाइट हो, जैसा कि लैंग्वेज में देखा जाता है। पर अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना हो कि ये वीडियो के आगे क्या होगा, तो पॉसिबल फ्रेम्स की संख्या असीमित हो जाती है, राइट? मान लीजिए 1 मिलियन पिक्सल्स की इमेज है, 1000 बाय 1000 पिक्सल, और पिक्सल्स कलर्स में है। उनकी 3 वैल्यू है, यानी आपको 3 मिलियन वैल्यूज प्रोड्यूस करनी होंगी। और हमें अभी तक ये नहीं पता कि 3 मिलियन पिक्सल वाली तमाम पॉसिबल इमेजेस के सेट पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। पर यही वो चीज है जिसे लेकर सब बहुत एक्साइटेड हैं। काफी लोगों के हिसाब से एआई का नेक्स्ट चैलेंज यही है, बेसिकली ऐसे सिस्टम बनाना जो सिर्फ वीडियोस देखकर ये सीख जाएं कि दुनिया कैसे काम करती है। और अगर आप कहें कि वीडियोस और पिक्चर्स से सीखना ही नेक्स्ट फेस होगा, तो वो इस पूरी इक्वेशन में कहाँ फिट होता है? क्या ये वहीं आता है जहां आज एलएलएम्स है? नहीं, ये एलएलएम से बिल्कुल अलग है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए मैं काफी वोकल रहा हूं कि एलएलएम्स ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस का रास्ता नहीं है। एलएलएम्स सीमित वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, वो कंटिन्यूअस हाई डायमेंशनल वर्ल्ड्स में काम नहीं कर पाते जैसा वीडियोस में होता है, और इसीलिए एलएलएम्स फिजिकल वर्ल्ड को नहीं समझते, और अपने करंट फॉर्म में वे फिजिकल वर्ल्ड समझने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो एलएलएम्स लैंग्वेज मैनिपुलेट करने में तो अमेजिंग है, पर वे ऐसी बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक्स कर सकते हैं जो ये दिखा देता है कि उन्हें असल में नहीं पता कि दुनिया कैसे काम करती है। इसलिए हमारे पास ऐसे सिस्टम तो हैं जो बार एग्जाम पास कर सकते हैं या कोई ऐसे लिख सकते हैं, पर हमारे पास डोमेस्टिक रोबोट्स नहीं है। हमारे पास पूरी तरह ऑटोनॉमस लेवल 5 सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं है। हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो वो बेसिक चीजें समझ सकें जो आपकी बिल्ली भी समझ लेती है। इसीलिए मैं ये कहता रहा हूं कि सबसे स्मार्ट एलएलएम भी आपकी हाउस कैट जितनी स्मार्ट नहीं हो सकती। तो अगले कुछ सालों का चैलेंज ये है कि एआई सिस्टम बनाना जो एलएलएम की लिमिटेशन को खत्म कर सके, यानी ऐसे सिस्टम बनाना जो फिजिकल वर्ल्ड को खुद समझ सकें और जिनमें परसिस्टेंट मेमोरी हो, जो एलएलएम के पास अभी नहीं है। परसिस्टेंट मेमोरी क्या है? परसिस्टेंट मेमोरी का मतलब ये है कि वे चीजें याद रख सकें, फैक्ट्स को मेमोरी में स्टोर करें और जरूरत पड़ने पर रिट्रीव करें। क्या एलएलएम्स अभी याद नहीं रख सकते? एलएलएम की जो मेमोरी है, देखिए एलएलएम के पास 2 टाइप की मेमोरी है। पहली टाइप उसके पैरामीटर्स में होती है, उन कोएफिशिएंट्स में जो ट्रेनिंग के दौरान एडजस्ट होते हैं, जिससे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। लेकिन आप किसी इंफॉर्मेशन के टुकड़े को वैसे के वैसे स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप एक एलएलएम को बहुत सारी नॉवेल्स पर ट्रेन करें, तो उन नॉवल को वर्ड टू वर्ड खंगालना मुश्किल हो जाएगा, पर वो उन नॉवेल्स के शब्दों का पैटर्न समझ जाएगा, जिससे वो कहानी के बारे में जनरल क्वेश्चन के जवाब दे पाएगा, पर वो सारे वर्ड्स रिपीट नहीं कर पाएगा। ये काफी हद तक ह्यूमंस जैसा ही है, राइट? आप जैसे कोई नॉवल पढ़ते हैं तो आप उसके सारे शब्द याद नहीं रख सकते जब तक कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना लगाएं। तो ये पहली टाइप की मेमोरी है। और दूसरी टाइप की यानी वो प्रॉम्प्ट जो आप टाइप करते हैं, और क्योंकि सिस्टम खुद वर्ड्स जनरेट कर सकता है और वो वर्ड्स वापस उसके इनपुट में इंजेक्ट हो जाते हैं, वो इसे एक वर्किंग मेमोरी के रूप में यूज कर सकता है। पर ये मेमोरी का बहुत लिमिटेड फॉर्म है। असल में हम ऐसी मेमोरी चाहते हैं जो हमारे ब्रेन जैसी हो, या मैमल्स के ब्रेन जैसी हो। और अगर हिपोकैम्पस ना हो तो आप चीजें लगभग 90 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे। यही एआई की कमी है। और अगर आप उस इंटेलिजेंस से एक पाथ ड्रॉ करें जिसे हमने टॉप पर डिस्क्राइब किया था, और वहां से सीधे सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग तक आए, तो वो रास्ता कैसा दिखेगा? उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां हम वीडियोस और इमेजेस से सीख रहे हों और जहां ज्यादा ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो। तो जो पाथ है मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है नई आर्किटेक्चर्स की डिस्कवरी जो एलएलएम वाली ऑटो रिग्रेसिव आर्किटेक्चर्स से अलग हो और वीडियो पर अप्लाई की जा सके, ताकि सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल
उन सिस्टम को ट्रेन करने के लिए किया जा सके। ये लर्निंग बेसिकली ऐसा होगा कि ये वीडियो का एक हिस्सा है, अब बताओ आगे क्या आएगा। और अगर सिस्टम ये बता दे कि आगे क्या होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लैंग्वेज मॉडल सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके भाषा के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है। क्या आप हमें एक अंदाजा दे सकते हैं कि वो आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा? तो असली मुद्दा ये है कि जैसा मैंने पहले बताया, ये जो आजकल के सिस्टम है, ये शब्दों के लिए तो ठीक काम करते हैं। शब्दों को टुकड़ों में बांटा जा सकता है। हम बस एक संभावना बता सकते हैं कि अगले पल कौन सा शब्द आने वाला है, लेकिन आप तस्वीरों और वीडियो के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गणित के हिसाब से बहुत ही उलझा हुआ काम है और ये साबित हो चुका है कि इसे पूरी तरह काबू करना नामुमकिन है। तो एक वीडियो देखकर उसके एक एक पिक्सल्स का अंदाजा लगाना बुनियादी तौर पर मुमकिन नहीं है, कम से कम उस स्तर तक तो बिल्कुल नहीं जो हमारे किसी काम आ सके। हम तो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें ये काबिलियत हो कि वो देख सके कि दुनिया में आगे आने वाला क्या है, क्योंकि किसी भी काम की योजना बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर मैं ये मन में सोच सकूं कि अपना हाथ इस ग्लास के पास ले जाऊं, उसे बंद करूंगा या उठाऊंगा तो मैं ग्लास पकड़ लूंगा और पानी पी सकूंगा। मैं अपने कामों का एक सिलसिला तैयार कर सकता हूं जो एक खास नतीजे तक पहुंच सके, क्योंकि मेरे पास दुनिया को समझने का एक अच्छा नमूना है, जिसे हम वर्ल्ड मॉडल कहते हैं। इस वक्त दुनिया की ये स्थिति है कि ग्लास मेज पर रखा है। अगर मेरा अगला काम हाथ बढ़ाकर उसे उठाना है, तो अगले 3 सेकंड बाद दुनिया की हालत क्या होगी? तो जाहिर है कि ग्लास मेरे हाथ में ही होगा। तो अगर आपके पास दुनिया को समझने का ऐसा हुनर हो, यानी अभी की स्थिति प्लस आपका काम इज इक्वल्स टू भविष्य की स्थिति, तो आप अपने दिमाग में ही अपने कामों के नतीजे की कल्पना कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या यह नतीजा उस लक्ष्य को पूरा करता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि कुछ ऐसा काम करना कि पानी पी लेना या फिर बस एक घूंट लेना, और फिर आप सर्च के जरिए, और यहां हम पुरानी एआई से जुड़ रहे हैं, कामों का एक ऐसा सटीक सिलसिला खोजें जो उस लक्ष्य को पूरा करे। और तर्क करने और योजना बनाने का इसी तरीके को हम मनोवैज्ञानिक सिस्टम 2 भी कहते हैं। डैनियल kahneman, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने सोच के 2 तरीकों के बीच का फर्क समझाया था। सिस्टम 1 वो काम होगा जो आप बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे पलक झपकाना या आपके दिल की धड़कन। और सिस्टम 2 वो है जहां आपको किसी काम को पूरा करने के लिए जानबूझकर गहराई से सोचना और पूरी योजना बनानी पड़ती है। तो यह क्या मेमोरी आखिरकार इसका जवाब होगी, क्योंकि इंसान भी बायोलॉजिकल लेवल पर यादों के जरिए ही सीखते हैं, है ना? ये मेमोरी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास भी कई तरह की मेमोरी होती है। जैसा कि मैंने हिप्पोकैम्पस का जिक्र किया था, वह लंबी अवधि की यादों को सहेजने में काम आती है, जैसे बचपन की बातें या दुनिया की बुनियादी तथ्य। लेकिन एक दूसरी मेमोरी भी है, जैसे आप यहाँ किस रास्ते से आए हैं और दरवाजा कहाँ है। ये हालिया और कम समय वाली मेमोरी है, जिन्हें एपिसोडिक मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और दिमाग में जानकारी का तालमेल बिठाते हैं, तो आपको डेटा को कुछ समय के लिए कहीं रखना पड़ता है। तो वो काम हिप्पोकैम्पस का होता है। आपका कॉर्टेक्स गणना यानी हिसाब किताब करता है और इस मेमोरी से जानकारी पढ़ता है और इसे अपडेट करता है। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर जैसा ही है, जहां कॉर्टेक्स सीपीयू है और हिप्पोकैम्पस वह मेमोरी है जहां डेटा लिखा और पढ़ा जा सकता है। एआई का मौजूदा डिजाइन ऐसा नहीं है। इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास प्रॉम्प्ट के अलावा कोई अलग मेमोरी नहीं होती जिसमें टोकन्स रखे जा सकें। उनके पास जवाबों की लिस्ट में यह खोजने की क्षमता भी नहीं है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। हालांकि अब इसकी शुरुआत हो रही है। आपने शायद ओपन एआई के 01 के बारे में सुना होगा। मेटा और बाकी जगहों पर भी इस पर काम चल रहा है, जहां तर्क करने के दौरान एलएलएम शब्दों के साथ अलग अलग क्रम तय करता है और फिर उन सब में से बेहतर चुनने की कोशिश में लग जाता है। पर यह तरीका बहुत ही सुस्त है और अंततः हमें यह नहीं चाहिए।
तो अब फिर से वापस उसी सवाल पर आते हैं कि मशीनें दुनिया को देखकर कैसे सीखें। हम उन पुराने आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वीडियो के एक एक पिक्सल को बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से अव्यावहारिक है और मैं पिछले 15 सालों से इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 साल पहले हमने इस काम को करने का एक नया तरीका निकाला था जिसे जैपा कहते हैं। यह एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है जिसका मतलब है कि मैंने बहुत समय पहले आपके लेक्स फ्रीडमैन वाले इंटरव्यू में जैपा का जिक्र सुना था, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बेसिक आइडिया ये है कि वीडियो का एक हिस्सा लेकर एक बड़े न्यूरल नेट को ये ट्रेन करने के बजाय कि वो आगे के सारे पिक्सल्स प्रिडिक्ट करें, आप उस वीडियो को लेते हो और उसे एक एनकोडर से गुजारते हो। ये एनकोडर एक बड़ा न्यूरल नेट होता है जो वीडियो का एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है। फिर एक वीडियो का बाकी हिस्सा यानी जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है उसे लेता है और उसे भी एक एनकोडर से रन करता है और फिर आप एक प्रिडिक्शन सिस्टम को ट्रेन करते हो जो शायद जहां आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा का हिस्सा डिलीट कर देते हैं। एग्जैक्टली LLM में आप टेक्स्ट का एक हिस्सा लेते हैं और उसे बाकी का टेक्स्ट प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेन करते हैं, है ना? और ये काम आप वर्ड बाय वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स के लिए करते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे। हम वीडियो लेंगे और सिस्टम को बाकी का वीडियो प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेन करेंगे, पर वीडियो के हर पिक्सल को प्रिडिक्ट करने के बजाय हम उन्हें एनकोडर्स के जरिए रन करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन कंप्यूट करेगा, यानी हम रिप्रेजेंटेशन स्पेस में प्रिडिक्शन करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो पिक्सल प्रिडिक्ट करने के बजाय हम उन पिक्सल्स के मतलब या कॉन्सेप्ट को प्रिडिक्ट करेंगे जहां फालतू और अनप्रिडिक्टेबल चीजों को हटा दिया गया है। क्या ये कुछ ऐसा है जैसे कल को प्रिडिक्ट करना? क्योंकि अगर मैं अपनी अब तक की जिंदगी को रिकॉर्ड करूं और उसे एनकोडर से रन करूं तो क्या वो मुझे कल कोई रिप्रेजेंटेशन दे देगा? हाँ बिल्कुल, पर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने सुना कि आप बैंगलोर में बेस्ड हैं, तो आप किसी पॉइंट पर बैंगलोर वापस जाएंगे। तो फिर तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बैंगलोर जाने में कितना टाइम लगेगा, पर आप जर्नी के हर एक छोटे डिटेल को बता नहीं सकते। ट्रैफिक के हिसाब से एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मेरे पास पिछले 10 साल की जिंदगी का वीडियो डेटा हो तो 3 महीने बाद क्या होगा ये बताया जा सकता है? तो यहाँ एक ट्रिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप बहुत लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, पर आप फ्यूचर में जितना दूर का प्रिडिक्शन करेंगे आपका रिप्रेजेंटेशन उतना ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जाएगा। अगर आप इसे आज से 50 साल आगे की हमारी जिंदगियों पर अप्लाई करके देखें, मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि आर्किटेक्चर कैसे बनानी है और यह पूरी तरह काम कर रही है, जहां हमारी अब तक की पूरी जिंदगी का वीडियो इसमें फीड कर दिया गया है, और हम 50 साल आगे क्या देखेंगे? वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें या क्लाइमेट चेंज या कुछ और? मैं क्या देखूंगा? ठीक है, तो अगले कुछ सालों का प्लान ऐसे सिस्टम्स बनाने का है जो वीडियो के जरिए दुनिया को समझ सकें। शायद ये ऐसे वर्ल्ड मॉडल्स सीख पाएंगे जो हमारे एक्शंस पर आधारित होंगे, यानी ये किसी खास एक्शन या एक्शंस की पूरी सीरीज के नतीजों को पहले से ही इमेजिन कर पाएंगे। वे शायद बड़े और पेचीदा कामों को हायरार्किकली यानी स्तर दर स्तर प्लान कर पाएगा। उनके पास ऐसे वर्ल्ड मॉडल्स होंगे जो बहुत ही छोटे समय के लिए एकदम सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी मांसपेशी को इस तरह मूव करूं तो ठीक 1 मिलीसेकंड बाद मेरा हाथ इस जगह पर ऐसा होगा, पर बहुत ही प्रिसाइज होगा। जैसे अगर मैं एयरपोर्ट जाऊं और प्लेन पकड़ूं तो कल सुबह मैं पेरिस में होऊंगा, या फिर अगर मैं मन लगाकर पढ़ाई करूं और कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लाऊं तो मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है ना? आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और ऐसे प्लान्स डिजाइन कर सकते हैं जो आपके तय किए गए लक्ष्य को पूरा करें। तो अगर आप AI भविष्य प्रिडिक्ट करने लगे तो यूटोपियन होगा या डिस्टोपियन? वो भविष्य यूटोपियन ही होगा, एक आदर्श दुनिया, क्योंकि वो हमारे दिमाग के अलावा भविष्य का अनुमान लगाने का एक वैकल्पिक तरीका होगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्शन के पूरे सिलसिले को प्लान करने का एक नया जरिया। शायद हमसे कई ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके और ऐसी काबिलियत के साथ जो इंसानी दिमाग की सीमाओं की वजह से हमारे पास नहीं है। कंप्यूटर हमसे कई तेज कैलकुलेट कर सकता है और वैसे ही तमाम चीजें। तो भविष्य ये है कि अगर हम इस प्लान में सफल हो गए, जो शायद अगले 5 से 10 सालों में मुमकिन है, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम होंगे जिन्हें हम समय के साथ इंसानों जितना बुद्धिमान बना पाएंगे, यानी 1 दशक के अंदर ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक यानी जरूरत से ज्यादा उम्मीद भरा हो सकता है,
5 से 10 साल तभी संभव है जब सब कुछ बहुत बढ़िया रहे, हमारे प्लान्स सफल हों और कोई अनजानी रुकावट ना आए। पर लगभग निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि रुकावटें तो आएंगी ही। आपको वो पसंद नहीं है, राइट? आपको लगता है कि एजीआई और ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अभी दूर है या नामुमकिन है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतना दूर है। मुझे नहीं लगता कि मेरी राय सैम ऑल्टमैन या डेमिस हसाबिस जैसे लोगों से बहुत अलग है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि 1 दशक के अंदर ऐसा हो जाए, पर ये अगले साल नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा। इसमें समय लगेगा। आप सिर्फ एलएलएम की काबिलियत को आगे बढ़ाकर यानी अप्लाई करके ये नहीं कर पाएंगे, बस एलएलएम का दायरा बड़ा कर देंगे। बड़े कंप्यूटर्स और ज्यादा डेटा ट्रेन करेंगे और ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। हमें जेपा जैसी नई आर्किटेक्चर्स चाहिए होंगी। ये ऐसे सिस्टम हैं जो असली दुनिया से सीखें और स्तर दर स्तर प्लान करें, बिना सोचे समझे एक के बाद एक शब्द पैदा करने वाले नहीं। ये बाकायदा एक्शंस का एक सिलसिला प्लान करेंगे, यानी सिस्टम 1 के बजाय सिस्टम 2। एलएलएम्स सिर्फ सिस्टम 1 है। जो आर्किटेक्चर मैं बता रहा हूँ यानी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन एआई, वो सिस्टम 2 है। मैं सच में चाहूंगा कि आपके कॉलेज आकर आपका कोर्स करूं और आपसे सीखूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्वालिफाई करता हूं या नहीं, शायद मुझे वापस जाकर स्कूलिंग करनी होगी, पर मुझे ये पसंद आएगा। बस एलएलएम वाला लूप खत्म करने के लिए आजकल ये काफी न्यूज में है और हर कोई एलएलएम्स की बात कर रहा है। तो आप पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर एक लार्ज डेटा सेट ढूंढते हैं। ज्यादातर समय तो डेटा क्लीन करने में ही निकल जाता है। फिर आप मॉडल चूज करते हैं और उसे ट्रेन करते हैं और आखिर में एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले आप मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। बिल्कुल, उससे पहले फाइन ट्यूनिंग होती है। तो यहाँ क्या चीज बदलेगी? देखिए, डेटा कलेक्ट करने की और उसे फिल्टर करने की जरूरत तो हमेशा ही रहेगी ताकि क्वालिटी बनी रहे और जंग हटाया जा सके। ये सच में पूरी प्रक्रिया का काफी एक्सपेंसिव हिस्सा है, पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव आना है वो ये कि अभी एलएलएम्स ज्यादातर पब्लिकली अवेलेबल डेटा और कुछ हद तक लाइसेंस्ड डेटा के मेल से ट्रेन होते हैं, खासकर वो टेक्स्ट जो इंटरनेट पर पब्लिक है। राइट। और ये कई मायनों में एक तरफा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश में है। माना कि हिंदी जैसी भाषाओं के लिए भी काफी डेटा मौजूद है, पर भारत की सभी 22 सरकारी भाषाओं के लिए उतना डेटा नहीं है, या फिर ये कहें कि अभी जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं, और 700 से ज्यादा बोलियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे बोलियां ज्यादातर लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती हैं। तो भविष्य में हमें ऐसे डेटा सेट्स चाहिए जिनमें सबको जगह मिले, ताकि उन्हें इस्तेमाल करने वाले सिस्टम्स दुनिया की सारी भाषाओं, संस्कृतियों और उनके मूल्यों को समझ सकें। और मुझे लगता है कि कोई भी एक अकेली संस्था ये काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि एआई का भविष्य एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह होगा, जिसे लोग पूरी मानव सभ्यता के ज्ञान के भंडार की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये अकेली कोई संस्था नहीं कर पाएगी। इसे एक मिला जुला प्रोजेक्ट होना पड़ेगा, जहां ट्रेनिंग पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ताकि मॉडल्स हर जगह के डेटा को ठीक तरीके से ट्रेन कर सकें, बिना उस डेटा को कहीं और कॉपी किए। मैं यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। मैं हाल ही में एक डेटा सेंटर बिजनेस में निवेश के लिए उसका रिव्यू कर रहा था। कई लोगों का कहना है कि कम्यूट जल्द ही बिजली या पानी की तरह एक आम जरूरत बन जाएगा और इसे सिर्फ डेटा सेंटर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बेचा जाएगा। तो क्या ये भारत में डेटा सेंटर्स बनाने पर इतनी एनर्जी और समय लगाना सही है? मैं यहाँ सॉवरेन एआई मॉडल की बात कर रहा हूँ, जहाँ हर देश अपनी डिजिटल सीमाओं की रक्षा के लिए और भी कड़ी लड़ाई लड़ेगा। हाँ, उस भविष्य में जिसका मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के जरिए इशारा किया, अपना खुद का लोकल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि अपनी खुद की काबिलियत का होना, ताकि आप खुद मॉडल्स ट्रेन कर सकें, और दूसरा कि एआई सिस्टम के इन्फेरेंस पर बहुत कम कीमत पर एक्सेस मिलना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल मान लीजिए 80 करोड़ भारतीय करेंगे, मुझे पता है भारत की आबादी इससे भी कहीं ज्यादा है, पर हर कोई शायद एआई सिस्टम इस्तेमाल ना कर पाए, फिर भी इतने लोगों के लिए बहुत बड़े कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से भी काफी बड़ा होगा। ये वो एरिया है जहां इन्फेरेंस में ट्रेनिंग के मुकाबले कई ज्यादा इनोवेशन हो रही हैं।
ट्रेनिंग पर अभी एनवीडिया का दबदबा है और अभी और भी खिलाड़ी आएंगे, पर उनके सॉफ्टवेयर स्टैक की वजह से उनसे मुकाबला करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन्फ्रेंस में तरक्की बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है और वो इसकी लागत को और नीचे लाती जा रही है। पिछले 2 सालों में LLM के लिए इन्फ्रेंस कॉस्ट लगभग 100 गुना घट गई है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मूर्स लॉ से भी तेज। मुझे लगता है अभी भी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप भारत में AI सिस्टम को बड़े स्तर पर लागू करना चाहते हैं तो 1 मिलियन टोकन्स की कीमत महज कुछ रुपये ही होनी चाहिए। यान में समय का सही उपयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। हमें देखने वाले ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक 20 साल के इंडियन के तौर पर जो AI में अपना बिजनेस या अपना करियर बनाना चाहता है, हमें क्या करना चाहिए आज की स्थिति के हिसाब से? मैं तो यही दुआ करूंगा कि जब मैं 22 की उम्र में ग्रेजुएट हूं तब तक इंडिया में बेहतरीन PhD प्रोग्राम्स हों। मेरा मतलब सिर्फ एकेडमिक नजरिए से नहीं है, पर वही तो खुद को इनोवेट करने के लिए ट्रेन करने का तरीका है। बल्कि बिल्कुल, PhD या ग्रेजुएट स्टडीज आपको नई चीजें इजाद करना सिखाती हैं। वह ये सुनिश्चित करती हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी ऐसी हो कि आप ये कहकर खुद को धोखा ना दें कि आप एक इनोवेटर हैं, जबकि असल में आप नहीं हैं। तो आप ये बारीकी वहां से सीखते हैं। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं तो एक 25 साल का एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तब भी मैं चाहूंगा कि आप PhD या कम से कम मास्टर्स जरूर करें, क्योंकि आप चीजों को गहराई से सीखना चाहेंगे। देखिए, आप ये खुद भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि डिग्री ही हो, पर यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या मौजूद है, क्या मुमकिन है और क्या नहीं। इससे आपको काबिल लोगों को अपनी टीम में रखने के लिए एक लेजिटिमेसी मिलती है। AI जैसी पेचीदा और गहरी तकनीकी क्षेत्र में इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप मान लीजिए आप PhD कर रहे हैं और साथ में स्टार्टअप भी, तो फंडिंग जुटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी अच्छा रिसर्च पेपर इजाद किया तो आप इन्वेस्टर के पास जाकर कह सकते हैं कि देखिए, ये मेरी नई तकनीक है और इससे समाज में अच्छा बदलाव आएगा। अगर मैं एक कदम और आगे जाऊं, चलिए इंटेलिजेंस, मैं AGI वाली बात अभी छोड़ देता हूं और नैरो इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हाँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोट्स और ये सब। मुझे किस चीज में अपनी पकड़ बनानी चाहिए? अगर मुझे कोई एक छोटा सा हिस्सा चुनना हो जहां मैं उन खास मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकूं जिनकी हमने बात की है, तो मैं कहां से शुरुआत करूं? मतलब जहां एक पक्की बुनियाद और मुनाफे की संभावना हो। तो आज ही की बात कर रहे हैं अभी के हिसाब से? आज के समय में AI से जुड़ा सबसे सफल बिजनेस मॉडल ये है कि आप एक ओपन सोर्स सिस्टम लें, जैसे लामा। ये एक ऐसा मॉडल है जो आज हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। लगभग हर स्टार्टअप और यहां तक कि बड़ी कंपनियां भी इसी का इस्तेमाल करती हैं। तो आपको करना यह है कि आप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लीजिए, चाहे वो टेक्स्ट लिखने वाला सिस्टम हो, इमेज पहचानने वाला मॉडल हो या डेटा को अलग करने वाला कोई टूल। फिर आप उसे किसी एक खास काम या किसी खास फील्ड के लिए पूरी तरह तैयार कीजिए। कौन सा वर्टिकल चुनना सही रहेगा? कोई भी वर्टिकल देखिए। हाँ, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ, मुझे अपने टॉप 3 आइडियाज बताइए। हमने हाल ही में बिल गेट्स का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि कानून के इर्द गिर्द सिस्टम बनाने का ध्यान दो। उनके हिसाब से अब पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको 1-2 और चुनने हो तो इसमें देखिए, बिजनेस की दुनिया में कानूनी काम तो अपनी जगह है ही, पर अकाउंटिंग और मार्केट की जानकारी जुटाना भी आज बहुत बड़ा काम बन चुका है। मान लीजिए मुझे मार्केट के किसी खास हिस्से की रिपोर्ट चाहिए, तो AI अब उसे मिनटों में तैयार कर सकता है। फिनटेक और फाइनेंस तो इसके सबसे साफ और सीधे उदाहरण हैं, जहां इसका इस्तेमाल सबसे आसान है। LLMs एक तरह के स्मार्ट सिस्टम है। ये किसी कंपनी की निजी जानकारी को इस तरह संभाल सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी बस एक सवाल पूछे और उसे तुरंत जवाब मिल जाए, चाहे वो ऑफिस के एडमिन काम हो या कुछ और। उसे कंपनी की दर्जनों वेबसाइट्स और फाइलों को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाकई एक कमाल की चीज है। मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में काफी काम बाकी है कि कंपनियां अपने खास सेक्टर्स के हिसाब से इन मॉडल्स को फाइन ट्यून कर सकें। फिर कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ती हैं,
जैसे अलग अलग चीजों के लिए पर्सनल असिस्टेंट। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी इसका है ना? बहुत बड़ा असर है। भले ही इसमें अभी उतना पैसा ना हो जब तक कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले, पर शायद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हेल्थ होगा। है ना? बहुत सारी कंपनियां खासकर विकासशील देशों में LLMs का इस्तेमाल करके मेडिकल सलाहें दे रहे हैं। तो ये एक मेडिकल असिस्टेंट से मुमकिन हो पाया। सोचिए, आप AI को कॉल करके अपनी बीमारी के लक्षण बताते हैं और वो आपको तुरंत ये बता देता है कि आपको अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं। दुनिया के उन हिस्सों में जहां असली डॉक्टर्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, वहां ये तकनीक जान बचाने वाली साबित होगी, खासकर उन जगहों पर जहां पर मेडिकल सुविधा बहुत दूर है। गांव में भी इसके कई फायदे हैं, खासकर वो AI असिस्टेंट जो हमारी अपनी लोकल भाषा बोल सके। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो पढ़ने लिखने में उतने समर्थ नहीं है या सहज नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अपनी ही भाषा में AI से बात कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा होगी और खेतीबाड़ी में भी तरक्की के ढेरों नए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं नजरिया बदलूं, एक एंटरप्रेन्योर की बजाय एक इन्वेस्टर की तरह सोचूं, तो AI में इन्वेस्ट करने से उससे क्या फायदा होगा? क्या वो एनवीडिया होगा, लामा मेटा या ChatGPT, OpenAI? ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद भविष्य कैसा होगा, और फिर बताइए कि आपके हिसाब से वो कुछ मुझे ऐसा लगता होगा। है कि भविष्य की कल्पना करने का काम आप मुझसे कहीं बेहतर करेंगे। क्या आप 5 साल बाद का भविष्य चरित्र कर सकते हैं? तो 5 साल बाद दुनिया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वाली होगी, जिस वजह से आज काफी डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के कंट्रोल में है। आज पूरी दुनिया लिनक्स पर चलती है, जबकि 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ज्यादा पोर्टेबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा सिक्योर है और उन्हें इस्तेमाल करना इसका सस्ता पड़ता क्रेडिट है। मैं खुद नहीं लूंगा, पर हमारे साथ कैलाश नाम के एक व्यक्ति हैं जो हमारे CTO हैं और वो इसके बहुत बड़े समर्थक हैं। हम जो कुछ भी आज करते हैं वो ओपन सोर्स होता है। हमारा एक फंड ओपन सोर्स कंपनियों को ग्रांट्स देता है। ओके, तो दुनिया ओपन सोर्स होगी। हाँ। कुछ सालों में ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म होंगे जो शायद डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से तैयार किए जाएंगे, यानी वो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होंगे। और प्रोप्राइटरी इंजन्स आज जितने महत्वपूर्ण हैं, कल उतने नहीं रहेंगे, क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस के मामले में उन्हें पछाड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक फाइन ट्यून्ड किया हुआ ओपन सोर्स इंजन जैसे लामा हमेशा एक नॉन फाइन ट्यून्ड नॉर्मल मॉडल से थोड़ा बेहतर काम करता है। तो पर अगर सब कुछ ओपन सोर्स है तो निवेशकों के लिए निवेश करना भी सबके लिए आसान होगा, तो फिर डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगी? ये एक इकोसिस्टम को सक्षम बनाता है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, तो आप सिर्फ एक API इस्तेमाल करने के बजाय एक ओपन सोर्स इंजन लेकर उसे अपने वर्टिकल एप्लीकेशन के लिए फाइन ट्यून करने में ज्यादा मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज्ड हो जाए और सब इसका इस्तेमाल करें, तो ये भविष्य में स्मार्ट ग्लासेस क्या जैसी आपको लगता है डिवाइसेस से कि होगा। टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने का तरीका जल्दी बदलेगा? क्या स्मार्टफोन से दूसरे डिवाइसेस पर शिफ्ट जल्दी होगा? बिल्कुल, जैसे स्मार्ट ग्लासेस। हाँ, तो अपग्रेडेशन आप खुद की भी जरूरत तो इस्तेमाल है कर ही। मेरे पास अभी वो नहीं है, हालांकि वो मेरे बैग में ही रखे हैं। सही कहा। मैं उन्हें हर वक्त इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो बहुत यूजफुल है। आप उन्हें चाहे AI के लिए इस्तेमाल ना भी करें तो भी वो सिर्फ तस्वीरें लेने या संगीत सुनने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें एक AI असिस्टेंट भी है। मान लीजिए मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठा हूं जहां का मेन्यू किसी ऐसी भाषा या लिपि में है जिसे मैं नहीं जानता, तो वो चश्मा मेरे लिए उसे तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। राइट। तो इन सब बदलावों के साथ समाज में इंटेलिजेंस का क्या होगा? कंप्यूटर्स और AI को एक सेकंड के लिए छोड़ दें, इंसानों के लिए उस दुनिया में इंटेलिजेंस का क्या मतलब रह जाएगा? लोगों की बुद्धिमानी आज के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके के कामों की तरफ बढ़ जाएगी, जो कि अब नहीं है, क्योंकि आज हम जिन कामों में उलझे रहते हैं उन्हें AI सिस्टम खुद संभाल लेंगे। इसलिए अब हमारा सारा ध्यान दूसरे कामों पर होगा, यानी चीजें करना हमारा मकसद नहीं होगा, बल्कि ये तय करना कि क्या करना है और ये खोजना कि क्या करना बेहतर है, ये हमारी प्राथमिकता होगी। आप इसे एक छोटे कर्मचारी और एक बड़े मैनेजर के बीच के फर्क से समझिए।
कर्मचारी को बताया जाता है कि क्या करना है और वो बस उसे पूरा कर देता है, पर एक मैनेजर रणनीति बनाता है। वो सोचता है कि क्या करना सही रहेगा और फिर निर्देश देता है। हम सब एक तरह से बॉस बन जाएंगे। हम बस उन बड़े मैनेजर्स की तरह होंगे जो अपने एआई सिस्टम को बताएंगे कि क्या करना है और उसे हमें खुद करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हमें किसी बहुत असरदार चीज को निर्देश देने के लिए उतने लोगों की जरूरत होगी जितनी वास्तव में पूरा करने के लिए होती है? तो बाकी लोगों का क्या होगा? मुझे लगता है हर कोई जल्द ही उसी स्थिति में होगा। सबके पास अपना एआई सिस्टम होगा और वे अपने बहुत सारे काम मशीनों को सौंप पाएंगे। दोनों डिजिटल और रियल दुनिया में एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास घरेलू रोबोट्स और खुद चलने वाली कारें होंगी, क्योंकि हम मशीनों को वीडियो के जरिए दुनिया समझना सिखा देंगे। तो फिर हम जिन कामों पर ध्यान लगाएंगे वे अब से कहीं ज्यादा सोच विचार और बड़ी प्लानिंग वाले होंगे। उनके अंदर उन कामों में रचनात्मकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही जैसे आज किसी को दिमाग में बहुत मुश्किल हिसाब किताब नहीं करना पड़ता क्योंकि कैलकुलेटर है, और या जैसे गणित के मुश्किल सवाल हमें बेसिक तो सीखना पड़ता ही है, पर असल काम के लिए हम कंप्यूटर टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनने में मदद करेगा। और बहुत सी चीजें जो आज हमने सीखी हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीनें उन्हें खुद ही संभाल लेंगी और शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊपर होगा। वापस स्कूल जाना। मशीन के जरिए। जैसे स्कूल जाना? नहीं, हम स्कूल तो जाएंगे ही, हमें खुद को शिक्षित तो करना ही होगा। इंसानों में कुछ बेहतर या अलग और ज्यादा क्रिएटिव करने का मुकाबला हमेशा बना रहेगा, जो होना भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम दूसरे लोगों से compete करना चाहते ही हैं। नौकरियां खत्म नहीं होंगी। जिन इकोनॉमिस्ट से मैं बात करता हूं वे कहते हैं कि नौकरियां इसलिए खत्म नहीं होंगी क्योंकि समस्याएं भी कभी खत्म नहीं होंगी, पर एआई की मदद से हम उन समस्याओं का बेहतर समाधान ढूंढ पाएंगे। शायद आज हम इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश के साथ अंत कर सकते हैं। मैंने इंटेलिजेंस को जानकारी के संग्रह और नए कौशल सीखने की क्षमता के रूप में लिख रखा था। ये आपके हुनर का भंडार है और नई चीजें बहुत तेजी से सीखने की ताकत, या फिर बिना कुछ सीखे ही मुश्किलों को सुलझा लेने की काबिलियत। इसे एआई की दुनिया में जीरो शॉट कहते हैं। आपके सामने एक ऐसी मुसीबत आती है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, पर आप थोड़ी देर सोचते हैं, अपने दिमाग में एक नक्शा तैयार करते हैं और उस समस्या को हल कर लेते हैं। इसे ही जीरो शॉट कहते हैं। इसमें आप कोई नया हुनर नहीं सीख रहे, बल्कि बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके उसका हल निकाल रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का मेल ही असल में बुद्धिमानी है। पहला, जो हुनर आपके पास पहले से है। दूसरा, मुश्किलों को सुलझाने का आपका पुराना अनुभव। और तीसरा, कि नए कामों को बहुत कम कोशिशों में जल्दी सीख लेना और फिर बिना कुछ नया सीखे नई मुसीबतों को हल कर लेना। जीरो शॉट इसी को कहते हैं, और इन तीनों का तालमेल ही असली में इंटेलिजेंस कहलाती है। थैंक यू यान, इतना समय देने के लिए। मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके मार्गदर्शन में कोर्स कैसे कर सकता हूं जहां भी आप पढ़ाते हैं। शायद आप कॉलेज में मेरी सिफारिश कर दें कि मैं आपके लेक्चर्स अटेंड कर सकूं। आप उससे और बेहतर कर सकते हैं। मेरे डीप लर्निंग कोर्स का 2021 एडिशन बिल्कुल फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। सारे प्रॉब्लम, सारा होमवर्क सब YouTube पर है। मुझे लगता है मैं फिर से स्कूल के दिनों में लौट रहा हूँ। आपके सामने बैठकर सीधा आपसे सीखने का अपना एक अलग ही स्वाभाविक महत्व है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि यह संभव हो सके। जो अभी करना पड़े मैं करूंगा। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच यान, यहाँ आने के लिए। माय प्लेजर, वाकई मजा आया। थैंक यू, काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। आप बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। आपने एक प्रोफेसर से बात की है और हमारा काम ही यही है। यही हमारा काम है। पर मुझे लगता है कि जब आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो आपसे इतना कम जानते हैं, तो ये हमेशा फन नहीं हो सकता। ये एक आर्ट है। मतलब मैं ये दावा नहीं करता कि इसमें बहुत माहिर हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करना कि वो समझ में आए। तो पर मुझे लगता है कि हमें इसकी जरूरत थी, क्योंकि इतने सारे इंडियंस एआई की बात कर रहे हैं और बहुत कम लोग समझते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये तो पूरी दुनिया भर की हकीकत है, सिर्फ इंडिया ही नहीं। बल्कि मुझे लगता है इंडिया में तो इसका उल्टा है।
इंडिया में ज्यादा लोग खुद को एजुकेट कर रहे हैं, खासकर युवा। हम आज इसी बात पर ध्यान देना चाहते थे ताकि हम अपने लोगों को समझा सके कि आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। हमारे पॉडकास्ट बहुत सारे होशियार युवा देखते हैं, हाँ इसलिए ज्यादातर सवाल इसी बात पर है, हम जहाँ आज हैं वहां तक पहुंचने का सफर कैसे हुआ? हाँ, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लोग कन्विंस होते हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड जो भी हो। हाँ। जैसे मैं फ्रांस में इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, पर मैं किसी टॉप स्कूल में नहीं गया था, जैसे कि आईवी लीग या उसके बराबर का कोई। मैं तो एक रेगुलर स्कूल में पढ़ा। और मैंने किसी बहुत फेमस इंसान के साथ अपनी पीएचडी भी नहीं की। मैं फ्रांस में था और फ्रेंच भाषा में पेपर्स लिख रहा था जो इतने एवरेज थे कि उन्हें कोई भी नहीं पढ़ता। पर मैंने मैनेज किया और कुछ कर दिखाया। लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं कि आपने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं कुछ इम्पैक्टफुल कर सकता हूँ, भले ही मैं हार्वर्ड, MIT या स्टैनफोर्ड में ना गया हूँ। थैंक यू सो मच।